हमारी मांग जो है वो आदिवासी का दर्जा देने को नहीं है, हमारी मांग है शेड्यूल को लेकर। हम ट्राइब हैं, ये हमें किसी प्लेटफॉर्म पे साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई या हमारा जो भी आंदोलन चल रहा है वो एसटी इंक्लूजन को लेके है कि अगर 1931 के जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है या सेंसस का जो रिकॉर्ड है, जिसमें जो 13 ट्राइब्स फाइनली सेलेक्ट हुए हैं कि भाई ये 13 ट्राइब्स जो है वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उसमें 12 लोग ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, इनलिस्टेड हैं। सिर्फ और सिर्फ कुर्मी जो है उस सूची से बाहर है। हम जो है ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि कुर्मी ट्राइब है या नहीं है। ये साबित है, डॉक्यूमेंट्स पे साबित है, गवर्नमेंट के तमाम दस्तावेजों पे साबित है, जो गैजेट्स है उस पे साबित है। पहले तो यही ट्राइब में तो थे ना वो लोग, बीच में तो ये लोग नहीं बोला कि हम मतलब हम लोग इससे ऊपर हैं इसलिए हमें ट्राइब में नहीं रखा जाए। किसी भी कोई डॉक्यूमेंट्स पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी न्यूज चैनल पे या किसी अखबार में, किसी पत्र पत्रिका में इस तरीके का कोई बयान किसी भी कुर्मी जननायक या बड़े चेहरे का आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम ट्राइब नहीं है या ट्राइब से ऊपर है। ये सब भ्रामक चीजें हैं, सुनी सुनाई चीजें हैं। हम तथ्यों पे बात करते हैं, हम तर्क पे बात नहीं करते हैं। और मतलब अभी जो ये बात बताया जा रहा है सोशल मीडिया में भी आपने सुना, कुर्मी लोग बताते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, इसीलिए हम लोग काफी ऊपर हैं। देखिए फर्क यही समझिए कि कुर्मी की बात यहाँ नहीं हो रही है। कुर्मी कहाँ है? कुर्मी बिहार में है। कुर्मी कहाँ है? बंगाल। कुर्मी बिहार में है, कुर्मी एमपी में है और दूसरे राज्यों में है, उड़ीसा में है, यूपी में है। छोटा नागपुर के जब कुर्मियों की बात आती है तो ये कुर्मी है, नॉट कुर्मी। ये उच्चारण की अशुद्धि या उच्चारण का जो फर्क है, उस फर्क के वजह से ही पिछले 60 सालों से हम अपने हक और अधिकार से वंचित रह रहे हैं। वो कुर्मी है, हम कुर्मी हैं। इस फर्क को समझिएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। आप लोग नहीं है वंशज? बिल्कुल नहीं है। कुर्मी जो बिहार के कुर्मी हैं, जो यूपी के कुर्मी हैं या जो एमपी के कुर्मी हैं, उनसे छोटे नागपुर के कुर्मियों का कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल अलग जाति के लोग हैं और हम लोग जनजाति हैं। तो ये सब चीज जो बातें हो रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है, बिल्कुल भ्रामक है। और किन्हीं भी आदिवासी नेता, कथित शेड्यूल्ड आदिवासी नेता को अगर इस संबंध में दस्तावेज चाहिए तो हम भारत सरकार का गैजेटियर या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट का गैजेटियर या बंगाल प्रोविंस का जो गैजेटियर है उसमें जो पब्लिकेशंस हुए हैं, जो ऑफिशियल चीजें हैं, सर्टिफाइड और वेरीफाइड चीजें हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर्स है, वो सारी चीजें मैं उनको पीडीएफ के तौर पे उपलब्ध करा सकता हूं, जिसको वो किसी भी लेवल पे सर्टिफाइड और वेरीफाइड करा सकते हैं। निशा भगत ने कहा कुर्मी पहले अपना इतिहास देख ले, उनका इतिहास क्या है, क्या इतिहास रहा है आप लोग का, आजादी में क्या मतलब योगदान रहा है? देखिए, हमारा आजादी में क्या योगदान रहा है और हमारा क्या इतिहास रहा है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी जगहों पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एकदम ओपन है। जितने भी तमाम आंदोलनकारी हैं या तो झारखंड आंदोलनकारी कहें या फिर आजादी की लड़ाई में जितने लोगों ने अपने योगदान दिया है, तमाम लंबी सूची है। उन सब बातों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया है कि कुर्मी आदिवासी जन्मजात होता है या नहीं होता है, तो हम उनसे ही यह सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर जन्म लेने से ही अगर कोई आदिवासी होता है तो अर्जुन मुंडा जिस समाज से आते थे वो एससी समाज था, लेकिन आज वो एसटी हो गए। सत्यानंद भोक्ता जो है उन्होंने जन्म लिया एससी समाज में, भोक्ता समाज एससी में था, लेकिन आज वो एसटी हो गए। तो ये तो बिल्कुल उनको तथ्यों के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो लॉजिक की बात कर रहे हैं। देखिए, तर्क सुनने में थोड़ा सहज लगता है और वो डिजोल्व हो जाता है आसानी से, लेकिन तथ्य की जब आप बात करते हैं, जब फैक्ट की बात करते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए दिमाग होना चाहिए, और वो दिमाग निशा भगत के पास में नहीं है। ये तमाम वैसे लोग जो ये अनर्गल बातें करते हैं, उनके पास दिमाग की कमी है। वो तथ्यों को जानना नहीं चाहते हैं, वो तर्क पे बस जीवन जीना चाहते हैं। आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जेल कैंप पार्टी जो है कुर्मियों की इस मांग पे मतलब उनके साथ है, निर्विवाद रूप से है, बिल्कुल बेबाकी के साथ। हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने भी तमाम मंचों पे ये स्पष्ट किया है कि कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के हम पक्षधर हैं, और उस पक्ष का आधार कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि उसका आधार है कि ये उनका वाजिब मांग है, और ये दस्तावेजों में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में है, तमाम तथ्य हमारे फेवर में है, कुर्मी समाज के फेवर में है।
कुर्मियों की पार्टी हुई फिर ये जेल कैंप पार्टी, जैसा कि निशा भगत बोल रही है ये कुर्मियों की पार्टी है। देखिए, आप अगर भारत के लोकतंत्र को मानती हैं, आप अगर संविधान को मानती हैं, आप अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जातिगत आधार पे कोई पार्टी रजिस्टर नहीं होता है। आप इससे पहले जदयू में थी, नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, बिहार के कुर्मी, तो क्या एक कुर्मियों की पार्टी हो गई? नहीं। सुदेश महतो जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं, तो क्या पार्टी, मतलब जो अगर हेमंत सोरेन अभी संथाल से आते हैं, तो क्या ये संथालियों की पार्टी हुई? भाई इस तरीके का अगर आप बात करते हैं तो आप एक तरफ पत्रकारिता का स्टूडेंट अपने आप को बताते हैं, पढ़ा लिखा बताते हैं, जागरूक आदिवासी महिला बताती हैं और पढ़ी लिखी बताती हैं, और आप इस तरीके का अनपढ़, जाहिल और बेवकूफों वाली बात करेंगे तो फिर आप क्या सोच समझ सकती हैं, आपका कितना बुद्धि विवेक है, ये स्पष्ट होता है। सूर्या हांसदा को लेकर के क्या बात करेंगे? जो सूर्या हांसदा को लेकर उनका कहना है कि पहले तो आप लोगों ने खारिज किया कि वो उनको तो हम लोग ने गलती से दे दिया टिकट, ऐसे ही जाने अनजाने दे दिया, और बाद में फिर उनके समर्थन में आ गए। एक तरीके से क्या राजनीति कर रहे सूर्या हांसदा की, मतलब मौत पे? देखिए, सूर्या हांसदा का जो फर्जी मुठभेड़ करके हत्या कर दिया गया, ये घटना 10 अगस्त के मध्य रात्रि की बात है। अचानक से हमें ये खबर मिलती है, वहाँ जो पाकुड़ क्षेत्र है उस क्षेत्र के हमारे जिला के महामंत्री हैं रविशंकर महतो, वो हमें फोन पे सूचना देते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं सूर्या हांसदा जी, उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन वो चूंकि रात का समय था, रात के समय में चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, और हमें ये एक्सेप्ट करने में कि एक आदिवासी पुरोधा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मुखर राजनेता जो तमाम बड़ी पार्टियों के साथ भी जुड़े रहे हैं और एक पब्लिक फिगर हैं, उनकी हत्या कैसे कर दी जा सकती है। तो इस संबंध में बहुत सारे चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी कि मर्डर किया गया, इनकाउंटर किया गया, किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई। तो एक दिन का सिर्फ हमें समय लगा, मतलब ये मध्य रात्रि 10 अगस्त की बात है, और 11 तारीख को 6:58 में हम लोग अपना पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट अनाउंस करते हैं कि ये जो है वो सुनियोजित हत्या है, कोई इनकाउंटर नहीं है, और जो सूर्या हांसदा थे वो किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं थे। जो भी केस उनके ऊपर चल रहे थे वो केस सभी पेंडिंग है, और 25 केसों में 23 केस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो ये फर्जी मुठभेड़ है, और 11 अगस्त को 6:58 में ही पार्टी का स्टैंड क्लियर हो चुका था कि इस घटना में जितने लोग, जो पुलिसकर्मी शामिल है, माफिया शामिल हैं, या राजनीतिक रसूख के लोग शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उसके बाद जब हमारा धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस दिन टाइगर जयराम महतो ने ओपन कहा है कि भाई हम इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो हमारा स्टैंड तो पहले दिन से ही क्लियर है। इसी बात पे एक और सवाल है कि जब धनबाद आंदोलनकारी जादव महतो आत्मदाह करते हैं तो उनके न्याय के लिए आप लोग तुरंत 24 घंटा में उनको न्याय दिलवाते हैं, ठीक है, और जब ये सूर्या हांसदा की जब इनकाउंटर कर दी जाती है तो सीबीआई जांच के लिए अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? भाई देखिए, सीबीआई जांच कराना किसी विधायक के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। कोई विधायक जो है वो मांग कर सकते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज हैं, जो समर्थक हैं, वो मांग कर सकते हैं। सीबीआई जांच का आदेश देना या निर्गत करा देना क्या कोई एमएलए के अधिकार क्षेत्र में है क्या, या हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में है क्या? लेकिन हमने क्या नहीं किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने कैंडल मार्च किया, हमने सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जहां कहीं पे भी विरोध दर्ज करना था हमने किया है। जिला स्तर पे भी हमने मसाल जुलूस वगैरह निकाले हैं, मांग की है, स्टेटमेंट जारी किया है, हमने हर संभव प्रयास किया है। यहां तक कि ये मामला हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने विधानसभा में भी उठाया है। जहां कहीं पे भी उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने एकदम बेबाकी से कहा है भाई कि ये जो फर्जी इनकाउंटर है और इसका जो है वो न्यायिक जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। तो हमने कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन आप समझिए कि एक आदिवासी विरोधी जिसको निशा भगत साबित कर रही है या दूसरे लोग साबित कर रहे हैं, वो तमाम प्लेटफॉर्म पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य जो ट्राइबल स्टेट कहा जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी हैं, तमाम मंत्री आदिवासी हैं, सरकार आदिवासियों की है, तमाम बड़े पदों पे आदिवासी मंत्री और विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जुबान से चू तक नहीं निकलता है। सीबीआई जांच की तो छोड़ दीजिए, वो स्टेट लेवल की जांच भी कराने की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो निशा भगत का है कि जयराम महतो की पार्टी जो है वो वसूली करती है,
कोयला से, बालू से, कॉलेज से, न जाने और कितनी चीजों से वसूली करने का काम करती है। कहाँ तक सच है ये? निशा भगत से हम लोग आग्रह भी करना चाहते हैं कि कोयला से जो वसूली हो रहा है उसका कोई वीडियो, उसका कोई फुटेज, उसका कोई कॉल रिकॉर्डिंग, उसका कोई स्टेटमेंट कुछ हमें दें। कंपनियों के से हमारे पास अगर कोई फंड आ रहा है तो उसका कोई वे ऑफ होगा, कैश आ रहा है, डीडी में आ रहा है, चेक आ रहा है, यूपीआई ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है वो बताएं। सिर्फ आरोप लगाने, देखिए दुनिया में सबसे आसान काम है आरोप लगा देना या किसी चीजों को विश्लेषण करके अपना ज्ञान बखार देना, लेकिन जब जमीन पे काम करने का बारी आता है तो वही 1300 परिणाम आते हैं। आप चुनाव लड़के देख चुके हैं, जमीनी आधार आपका बस 1300 लोगों का ही है। तो जमीन पे काम आपका जीरो है। आप सिर्फ इसका झंडा उखाड़ो, उसका झंडा लगाओ, आदिवासी क्रिश्चियन को लड़ाओ, आदिवासी सरना को लड़ाओ, सरना क्रिश्चियन को लड़ाओ, कुर्मी आदिवासी को लड़ाओ, बस यही सब बेफिजूल बातों में, अनर्गल बातों में अपना समय व्यतीत कर रही है, जिसके वजह से आज के डेट में निशा भगत अब उनको समझ में आएगा, जब जेल कैम्प का बैनर उनके पीछे से हट चुका है तब उनको समझ में आएगा कि वो जो उठ पटांग हरकत करती हैं, उल जुलूल बातें करती है, उसका कोई रिस्पांस उनको नहीं मिलने वाला है। इससे पहले चमरा लिंडा जी ने भी इस तरीके का अनारगल बयान देकर अपना हस्र देख लिया है, गीता श्री उरांव ने देख लिया है, बंधु तिर्की ने देख लिया है, तमाम लोगों ने देख लिया है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ना तो आप सूर्य सिंह बेसरा से ऊपर हैं, ना रामदयाल मुंडा से ऊपर हैं, ना तमाम जो प्रतिष्ठित आदिवासी जननायक रहे हैं, राजनेता रहे हैं, उनसे ऊपर नहीं है। और उनका स्पष्ट स्टैंड यह रहा है कि कुर्मी ट्राइब है, था और रहेगा। क्या लगता है कि अब निष्कासित होने के बाद निशा भगत जी का करियर क्या होगा? देखिए करियर बस वही हालात पे होगा, फिर से वो किसी होटल में बर्तन मांजते हुए नजर आएंगी और इसी तरीके का गुमनामी वाला जिंदगी उनको जीएंगे। उनको देखिएगा आने वाले भविष्य में इस बात का पश्चाताप होगा कि अति उत्साहित हो कि अगर आपके पास 5 पटाखे हैं और 5 पटाखा फोड़ देंगे तो फिर आपको अगल बगल के बच्चे जो है पटाखा फोड़ेंगे तो उस पर आपको बस ताली बजाना ही बाकी रहेगा। तो अब ना तो इनके पास कोई राजनीतिक दाव बचा हुआ है, ना कोई छल प्रपंच, ना किसी तरीके का कोई क्या बोल सकते हैं कि भड़काऊ भाषण बचा हुआ है, और अब इनको कोई रिस्पांस भी कोई देने वाला नहीं है। जनता को क्या मतलब संदेश दीजिएगा? इस तरह से जो भड़काऊ भाषण होते हैं, आपस में झारखंडियों को लड़ाने की जो बातचीत होती है, साजिश होती है, इसको लेकर के क्या एक तरफ आपकी पार्टी जो है वो झारखंडियत की बात करती है, यहाँ के 1932 की बात करती है, ताकि यहाँ के लोग एक रहे और मतलब यहाँ के लोगों की हक अधिकार कोई दूसरे राज्य के लोग ना ले, इस चीज की बात करती है, और यहाँ आपस में ही राज्य के लोग लड़ रहे हैं। क्या बोलिएगा? यहाँ के महतो, यहाँ के मांझी, यहाँ के महरा, यहाँ के मुंडा, यहाँ के मूलवासी और तमाम झारखंड के शुभचिंतक मिलकर ही इस राज्य को संवार सकते हैं। ना तो कोई एक जाति, ना कोई एक धर्म, ना ही कोई एक संप्रदाय मिलकर राज्य का विकास कर पाया है और ना ही कोई कर सकता है। हमारी पार्टी का, हमारे पार्टी के नेता का स्पष्ट स्टैंड है कि झारखंड में जितने झारखंडी हैं उन सभी को एकजुट होना होगा, तमाम समाज को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर झारखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और झारखंड में झारखंडियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना होगा और एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा अगर टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग अगर बटे रहेंगे तो हमारा जो मकसद है कि झारखंड में झारखंडी मजबूत हो, वो शायद सफल ना हो पाए। आपके इस बयान के बाद कुर्मी के साथ है, कुर्मी के जो हक हैं एसटी में शामिल होने को लेकर के, इसके बयान के बाद क्या लगता है कि आपका जेल कैंप पार्टी का आदिवासी वोट बैंक पे असर पड़ेगा? क्योंकि आदिवासी समाज जो है इसका विरोध में है कि किसी भी हालत में इनको नहीं शामिल होने देंगे एसटी में। कुछ चुनिंदा निशा भगत जैसे लोग हैं, अजय तिर्की जैसे लोग हैं और कुछ चुनिंदा वाहियात आदिवासी नेता हैं जो बुद्धिहीन है, जो तर्कहीन है, जो तथ्यों के आधार पे बात नहीं करना चाहते हैं या जहां अपना उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, बस वैसे ही आदिवासी नेता जो है एसटी इंक्लूजन के विरोध में है। आप सोशल मीडिया में चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, तमाम यूट्यूब चैनल्स पे चले जाइए, जो बुद्धिजीवी आदिवासी समाज है, शेड्यूल्ड जो सूचीबद्ध आदिवासी समाज है, वो कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के फेवर में है। सूर्य सिंह बेसरा जैसे दिग्गज बुद्धिजीवी कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के फेवर में है और आदिवासी समाज के सबसे बड़े पुरोधा रामदयाल मुंडा जी ने स्पष्ट अपने किताबों में, अपने तमाम चीजों पे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुर्मी एसटी थे, हैं और रहेंगे। उनका हक और अधिकार कोई किसी तरीके से दबाया या छीना नहीं जा सकता है।
मैं यह अपील करना चाहता हूं आदिवासी भाइयों से जो सूचीबद्ध हैं, उनको यह समझना होगा कि तमाम गैजेटियर्स, तमाम दस्तावेजों में, तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स में, जीवन शैली में, वे ऑफ थिंकिंग में, वे ऑफ वर्शिप में और वे ऑफ लाइफ स्टाइल में कुर्मी और आदिवासी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर वो पूजा पद्धति की बात करते हैं तो हमारे पर्व त्योहार, उनके पर्व त्योहार, ये कोई फर्क नहीं है। हम सभी का पर्व त्योहार एक है, हमारा पर्व मनाने का तरीका एक है, हमारे जो इष्ट हैं वो एक हैं। इसीलिए इस तरीके का बांटने के जो नेता प्रयास करते हैं, उनके इस फूट डालो शासन करो की राजनीति को समझना है, एकजुट होना है, और तभी ये ट्राइबल स्टेट और ट्राइबल वेलफेयर का जो हमारा मकसद है वो पूरा हो पाएगा। अजय तिर्की का नाम लिया तो एक सवाल है उनकी तरफ से है कि कुर्मियों से पूछिएगा कि क्या उनके पूजा पद्धति में मतलब पंडित द्वारा होती है। हम लोगों की जो आदिवासी की पूजा पद्धति है वो हर चीज जन्म से लेकर मृत्यु तक पाहन के द्वारा होती है। एक कैसे हुए फिर? देखिए, घोड़ा जो होता है ना, घोड़े के आंख के किनारे जो है वो पर्दा लगा दिया जाता है ताकि वो रोड में सीधा देख सके, दाएं बाएं नहीं देख सके। आज तक मैंने जो अजय तिर्की जी को रीड किया है, ना तो वो कभी कोई अध्ययन करते हैं, ना वो किसी सामाजिक चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित होते हैं, ना कभी उन्होंने कोई दस्तावेज पढ़े हैं, ना उन्होंने कोई गजेटियर पढ़ा है, ना उन्होंने रामदयाल मुंडा को सुना है, ना उन्होंने सूर्य सिंह बेसरा को सुना है, और ना ही तमाम प्राध्यापक स्तर के लोग जो हैं जिन्होंने इन ट्राइबल चीजों पे रिसर्च किया, उनसे कभी बैठक किया है। अगर उन्होंने किया होता, कुछ स्टडी किया होता, कुछ अध्ययन किया होता, तो जिस तरीके का वो हल्का फुल्का बात करते हैं, स्तरहीन बात करते हैं, वो बात शायद वो नहीं करते। कुर्मी अगर आदिवासी बनने का मतलब ये मांग कर रहे हैं तो क्या इससे आदिवासियों के हक छीनने के लिए ऐसा होगा? मतलब आदिवासियों के हक छीना जाएगा, हर जगह पे मतलब आरक्षण जो है वो लूटने का प्रयास किया जा रहा है। डंके के चोट पे तमाम सभाओं में लोग बोलते हैं कि झारखंड आदिवासी राज्य है। एक तरफ आप बोलते हैं कि यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या 22% है, 26% है। आप बताइए कि टोटल आबादी का अगर 26% आदिवासी, जो अपने आप को कथित सूचीबद्ध आदिवासियों की मैं बात कर रहा हूं, अगर 26% आप अधिकतम आबादी बताते हैं, तो आप बताइए कि बाकी का जो 74% आबादी बच जाता है, यानी कि वो गैर आदिवासी है। तो एक तरफ तो आप बोलते हैं कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है या ट्राइबल स्टेट है, दूसरे तरफ आप ट्राइबल की जो पॉपुलेशन है वो बताते हैं 26% है, 22% है। तो फिर आप किस ग्राउंड पे आप बताते हैं कि ये ट्राइबल स्टेट है? ट्राइबल स्टेट झारखंड तभी है जब कुर्मी ट्राइब है। कुर्मी की जो आबादी है और आदिवासियों की आबादी, जो सूचीबद्ध आदिवासियों की आबादी है, उसको जोड़ते हैं, तब जो है ये 50% से ऊपर का आंकड़ा आता है, तब जाके झारखंड को ट्राइबल स्टेट कहा गया है। तो ये उन लोगों को ये समझना होगा कि जब हम ट्राइबल स्टेट का दर्जा मांगते हैं तो बिना कुर्मी आबादी के ट्राइबल स्टेट का दर्जा संभव ही नहीं है। लेकिन इससे तो वो लोग बोल रहे हैं इससे तो आरक्षण वो लोग खा जाएंगे ना भाई। सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, जब पूरा स्टेट को ही ट्राइबल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा तो फिर आरक्षण का जो रोस्टर होगा उसका भी फिर से पुनर्मूल्यांकन होगा, फिर से उसका डिवीजन होगा, फिर तो तमाम चीजें, चाहे वो सरकार के स्कीम्स हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे व्यू हो, विजन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, यहाँ के लोगों का सम्मान हो, सारी स्ट्रेटेजी, सारी प्लानिंग जो है वो ट्राइबल स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर तो सबको बराबर दर्जा मिलेगा, सबको आपके आवश्यकता से ज्यादा आपको सुविधाएं मिल पाएंगी। एक और बात ये भी आई थी कि अगर वो लोग चाहते ही है कि हम लोग आदिवासी में शामिल हो जाएं तो शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि हम लोग बस एसटी कहलाएं तो कहलाने का अगर ये है तो ठीक है, आप कहलाएंगे, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो क्या बोलिएगा? देखिए, आरक्षण या पहचान या सम्मान या एसटी इंक्लूजन, ये ना तो अजय तिर्की जैसे लोगों के बस की बात है और ना ही स्टेट लेवल की बात है, ये सेंट्रल लेवल की बात है। और हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और संवैधानिक देश में आपको अगर उचित मांग है तो आप जो है अपनी मांग को उचित प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। संविधान उसकी आजादी देता है। हमारा किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था से यह मांग नहीं है। आरक्षण का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा, या ट्राइबल इनलिस्टमेंट का क्या होगा, ये हम लोग तय कर लेंगे। हमें सिर्फ आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, या हमें आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा जो पहचान है उसको हम लोग सूचीबद्ध करना चाहते हैं, ऑफिशियल उसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। तो यहीं पे रखते हैं। और हमें लगता है कि जितने भी विवादित टिप्पणियां की गई थी जयराम महतो पार्टी के ऊपर और स्पेशली निशा भगत के द्वारा संतोष महतो जी के ऊपर, हमें लगता है कि सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। रहा बात कि
कुर्मी को लेकर के काफी विवाद था, जिसको लेकर के भी इन्होंने अपने अस्पष्ट विचारधारा रखी है। साथ बात ये भी इन्होंने कहा है कि ये जो तय करेगा वो कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हम और आप कोई नहीं होते हैं इस चीज को जज करने वाले। और सब जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के ऊपर जो भी आरोप निशा भगत के द्वारा लगाए गए हैं उन्हें सीधे तरीके से खारिज किया जाता है। अगर निशा भगत फिर भी दावा करती हैं तो कोई साक्ष्य पेश करे जिसके आधार पे वो इतने सारे आरोप लगा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।